नमस्कार। 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे हम इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज घोस्ट पेयरिंग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये जो टर्म है घोस्ट पेयरिंग, ये बेसिकली व्हाट्सएप अकाउंट जो है उनको हैक करने की एक नई हैकर्स की टेक्निक है, जिसके बारे में अभी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है सर्ट इन, उसने व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं उनको इसके बारे में बताया है कि ये एक नई साइबर थ्रेट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक नई हैकिंग टेक्निक है जिसमें अटैकर्स जो होते हैं बिना पासवर्ड के और बिना सिम जो होती है इसको स्वैप किए जो विक्टिम होता है उसके व्हाट्सएप अकाउंट को सीक्रेटली लिंक कर लेते हैं। और इससे क्या है, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से आने वाले जो मैसेज होते हैं उनमें कुछ जो है मेलिशियस कोड होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन सर्टेन ने दी थी, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था और इसलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लें। व्हाट्सएप जो है ये 2009 में ब्रायन एक्शन और जैन कॉम, ये दो लोग थे, इन्होंने बनाया था। ये याहू के एक्स एम्प्लॉइज थे, इन्होंने बनाया था। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को जो है $19 बिलियन में एक्वायर किया था। ये उस वक्त का जो टेक इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा डील था। ठीक है, व्हाट्सएप ने जो है 2016 में एंड टू एंड एनक्रिप्शन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से जो मैसेजेस हैं वो इनके अकॉर्डिंग पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप वेब की जो सुविधा है वो भी इन्होंने 2015 या 16 में शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक के बारे में भी हम थोड़ा सा नोट कर लें तो फेसबुक जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये 2004 में मार्क जगरबर्ग ने जो है शुरू की थी। और ये बेसिकली शुरू किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है उन्हीं के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर किया था, जो भी उस समय का सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एक्वाइजेशन डील थी। ठीक है, फेसबुक का जो ओरिजिनल नाम था वो द फेसबुक था। ठीक है, और उसको बनाया गया था केवल हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ जो है हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो फेसबुक की एआई रिसर्च लैब है उसका नाम क्या है, तो वो फेयर है उसका नाम, फेसबुक एआई रिसर्च लैब, फेयर, फेसबुक एआई रिसर्च लैब। ठीक है, और इसका लॉन्च जो हुआ था 2013 में हुआ था। ठीक है, फेयर जो है फेसबुक एआई रिसर्च लैब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मार्विन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो ये नासा का एक मिशन था। ठीक है, और इससे हाल ही में जो है कॉन्टैक्ट नासा का टूट गया है। ये जो नासा का मार्विन जो स्पेस क्राफ्ट था, ये मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने वाला पहला ऑर्बिटर था। और ये क्राफ्ट जो है मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको समझने के लिए और किस प्रकार से मार्स के एटमॉस्फेयर से जो गैसें एस्केप होती हैं उन सब चीज़ों का एनालाइज करने के लिए ये छोड़ा गया था। ठीक है, इसने मार्स के एटमॉस्फेयर के एस्केप होने और क्लाइमेट चेंज जो है उसको एक्सप्लोर किया। और ये जो प्रोग्राम था ये नासा का एक दूसरा प्रोग्राम है, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, उसका हिस्सा था। ठीक है, अब नासा ने जो है मार्विन से कांटेक्ट खो दिया है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, मार्स की जब बात चल रही है तो यहाँ पे हम लोग एक वाइकिंग प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जामिनेशंस में। वाइकिंग प्रोग्राम, तो वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ये 1975 में मार्स पर भेजे गए थे, जो पहले सक्सेसफुल लैंडर्स थे वहां पे भेजे जाने वाले। ठीक है, वाइकिंग 1 ने 1976 में मार्स सरफेस से पहली बार हाई रिजोल्यूशन फोटोज धरती पर भेजे थे। ये मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस केमिस्ट्री पर पायोनियरिंग जो डेटा है वो हमारे तक लेकर के आए थे। वाइकी जो लैंडर्स हैं इन्होंने लाइफ डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो एम्बिग्यूअस थे, क्लियर नहीं थे। ठीक है, वाइकिंग प्रोग्राम जो है नासा का सबसे बड़ा चलने वाला प्लानिटरी मिशन था और ये करीब 6 साल तक ऑपरेशनल रहा था। ठीक है, तो वाइकिंग के बारे में दो तीन चीजें, मार्स पर भेजने वाले सबसे पहले लैंडर्स थे ये, इन्होंने वहां से पहली बार जो है अच्छी क्वालिटी की फोटोज जो है वो भेजी थी। ठीक है, मार्स की दो चीजें और है, फोबोस और डीमोस, ये इसके सैटेलाइट्स है। जैसे धरती का मून है वैसे फोबोस और डीमोस जो है ये मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स है,
दो छोटे मून्स हैं ये। 1877 में इनको डिस्कवर किया गया था। ये जो मून है ये एस्टेरॉइड बेल्ट के कैप्चर्ड एस्टेरॉइड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट में से और मार्स ने जो है कैप्चर कर लिया और फिर ये उसके मून बन गए। फोबोस जो है मार्स के चारों ओर काफी तेजी से ऑर्बिट करता है, करीब 7.5 घंटे में अपना पूरा चक्कर कर लेता है, ठीक है। फोबोस जो है उसकी सरफेस जो है उस पर ग्रूव्स बनी हुई है जो टाइडल फोर्सेस जो है उनकी वजह से बनी है। डीमोस मार्स से थोड़ा दूर है और वो सरफेस जो है वो उस पर स्मूथ जो है एक मिट्टी की लेयर है। ये फोबोस एंड डीमोस है। ये फोबोस है, ये डीमोस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, ठीक है। तो ये जो इसका लोकेशन है वो देहरादून में है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भारत का अपेक्स बॉडी है फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन के मामले में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, ये उसके तहत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक नॉलेज को जनरेट करना और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड्स और सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज जो है उसका प्रमोशन करना। इसके हेडक्वार्टर्स जो है देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। अरावली हिल्स का जो प्रोटेक्शन का जो मामला चल रहा है उसमें ये 2-3 बार न्यूज में रहा है, ठीक है। तो देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये 1815 में आया था। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोनों लोकेटेड है। देहरादून का जो नाम है वो 2 नदियों के आधार पे बना हुआ है, डेर और दून, ठीक है। और ये नेचुरली काफ़ी रिच एरिया है, ठीक है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1907 में एस्टेब्लिश किया गया था। एक फेमस हिल स्टेशन है ये इंडिया का, और ये 19th सेंचुरी के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका समर रिट्रीट के रूप में काम करता था, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें जो है उसके बारे में भी हम जान लें थोड़ा सा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1906 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत के जंगलों की साइंटिफिक स्टडी करना। FRI का जो मेन बिल्डिंग है वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। 1930 में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में भी ये इसको शामिल किया गया था। इसने क्या है भारत में वर्ल्ड की फर्स्ट बैम्बू रिसर्च सेंटर जो है इसने स्थापित करने की जो है करने का काम किया था FRI ने। इंस्टीट्यूट जो है ये ग्लोबल फॉरेस्ट्री रिसर्च के अंदर पायोनियर माना जाता है और इसकी रिसर्च से भारत में 100 से अधिक प्लांट स्पीसीज जो है उनको भी खोज किया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए जाते हैं जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो अरावली रेंज जो है एशिया की सबसे पुरानी जो रेंजेज है, माउंटेन रेंजेज है, वो है 1500 मिलियन साल इसकी जो है आयु है। और ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 स्टेट्स में फैली हुई है। 692 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रोटेरोजोइक इरा जो है उसमें हुआ था, जो अर्थ की क्रस्ट की सबसे पुरानी रिस्ट्रक्चरिंग थी। ये जो रेंज है ये भारत के क्लाइमेट को मॉडरेट करती है, खासकर राजस्थान के डेजर्ट को। अरावली में पाए जाने वाला जो क्वार्टजाइट रॉक है वो दुनिया की सबसे हार्ड और इरोजन रेजिस्टेंट रॉक्स जो है उनमें से गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पलियार ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स। तो पलियार ट्राइब जो है ये तमिलनाडु और केरला में पाई जाती है, ठीक है। इनको पलियान भी बोलते हैं, पलियान। पलियान ट्राइब या परियार ट्राइब जो है तमिलनाडु और केरला के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। और ये लोग तमिल रिलेटेड द्रविडियन एक लैंग्वेज का डायलेक्ट है उसको बोलते हैं। डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे 17 परिवारों ने हाल ही में जो है अपने सेटलमेंट को एक फॉर्मल विलेज के रूप में मान्यता देने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये जो कम्युनिटी है ये वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इस ट्राइब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर अपन और देखें पलियार ट्राइब के बारे में, तो ये ट्रेडिशनली हंटर गेजर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स रहे हैं। इनकी जो नॉलेज होती है वो यूनिक होती है फॉरेस्ट के मामले में और मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनके मामले में। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ बिहेवियर जो है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, ठीक है। इनका जो डायलेक्ट है वो द्रविडियन फॉर्म की एक लैंग्वेज है, लेकिन इनका कोई उसका रिटन फॉर्मेट
नहीं है, ओरल ट्रेडिशन जो है उसी के आधार पर ये चलती है। इसकी जो सोशल स्ट्रक्चर होती है वो उसमें एल्डर्स जो है काफ़ी उनका सम्मान किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग में एल्डर्स जो होते हैं उन्हीं की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु की कुछ और ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं, अगर हम उनके बारे में सोचें या बात करें, तो वो है कि करीब 36 से ज़्यादा वहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें इरुला, तोड़ा, कट्टुनायकम और पेलियार ये प्रमुख जो है वहाँ की ट्राइबल है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तमिलनाडु ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ ट्राइब जैसे तोड़ा है, तो उनका जो है उनका एक यूनिक एम्ब्रॉयडरी क्लोथिंग होती है, जो कि यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसके कैंडिडेट्स रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो करीब करीब वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% और नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एफआरआई वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है, के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी एफआरआई लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ये एक रिस्क बेस्ड सिस्टम है जो कि मोबाइल नंबर्स को फ्रॉड रिस्क के हिसाब से क्लासिफाई करता है। ये जो डेटा है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनसे लेता है, और उसके आधार पर ये डिटेल्स उसकी जो है इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये बैंक्स, एनबीएफसी, यूपीआई प्रोवाइडर्स को कस्टमर की सुरक्षा में मदद करने की कोशिश करेगा, और इसने पिछले 6 महीने में करोड़ों रुपए का नुकसान होने से लोगों का रोका है। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसने ये बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी चक्षु प्लेटफॉर्म का नाम लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्षु प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है? चक्षु प्लेटफॉर्म जो है ये एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग टूल है, जो कि टेलीकॉम नेटवर्क्स में जो फ्रॉड एक्टिविटीज होती है उनको डिटेक्ट करता है। इसे 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने डेवलप किया था। चक्षु का जो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो आंख होती है, दृष्टि होती है। चक्षु मीन्स संस्कृत में आंख, ये विजन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये निगरानी का काम करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कॉल रिकॉर्ड्स, एसएमएस पैटर्न्स, डेटा ट्रैफिक इन सबको एनालाइज करता है, और जो सस्पिशियस बिहेवियर होता है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो चक्षु जो है वो भारत में टेलीकॉम फ्रॉड डिटेक्शन जो है उसका एक सिस्टम है, करीब पहला वो सिस्टम है, और ये मल्टी सोर्स डेटा फ्यूजन जो है उसके आधार पर काम करता है। ठीक है, इसमें जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो ये क्या है? ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंट्रलाइज्ड करने के लिए। ठीक है, और ये जो पोर्टल है भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट देता है, जिसमें देश भर के जो डाइवर्स यूजर्स हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एनसीआरपी जो होता है उसमें जो रिपोर्टेड केस होते हैं उनका जो डेटा है उसका एनालिसिस लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको भी जो है रियल टाइम में शेयर किया जाता है। एनसीआरपी ने 10 लाख से अधिक कंप्लेंट्स रिसीव की है, जिसमें से 60% जो है वो फ्रॉड से रिलेटेड थी, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंटरपोल होता है उससे भी कोऑपरेशन करता है। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड फाइनेंसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस मैकेनिज्म ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में ये न्यूज में था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी एक फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आरएफआई। अब ये क्या है कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसने अभी वहाँ पे श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था दितवा, उसके बाद में उनको एक इमरजेंसी फंडिंग अप्रूव की है, और उसको अप्रूव करने का जो टूल है, जो व्हीकल है, उसका नाम है ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये आईएमएफ जो है उसका एक फास्ट एक्टिंग फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है। ठीक है,
कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाती है और वो आईएमएफ का मेंबर कंट्री है, तो वहाँ पे इस वाले व्हीकल को यूज करके और वहाँ की फंडिंग, अर्जेंट फंडिंग जो होती है वो की जाती है। तो ये क्या करती है, ये आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज है उनको अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्विक फाइनेंशियल हेल्प जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सारे एग्जामिनेशन के लिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें आईएमएफ की, तो ये 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स बॉडीज बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। 190 प्लस से ज़्यादा इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इसका जो पहला लोन था वो 1947 में ब्रिटेन को दिया गया था। इसका जो सबसे बड़ा कोटा होल्डर और वीटो जो पावर है जिस कंट्री के पास, उसका नाम यूएसए है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, इंडिया जो है वो भी आईएमएफ का मेंबर है। एक साइक्लोन दितवाह अभी न्यूज में था, कुछ दिनों पहले की ही बात है ये, जिसमें श्रीलंका में काफी बर्बादी की है। तो ये जो है इंडियन ओशन का एक जो है साइक्लोन था। ठीक है, इसका जो नाम था वो मॉरिशस ने दिया था, जिसका मतलब है स्टार। इसने मेडागास्कर, मोजाम्बिक तक को भी प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रीजनल जो क्लाइमेट पैटर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा टेम्परेरी प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटनाड इज द ओनली एग्रीकल्चरल सिस्टम इन इंडिया दैट फेवर्स कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप बिलो सी लेवल। तो अब यहाँ पे चावल जो है, राइस जो है वो है, और कुटनाड का जो सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, ये केरला का एक यूनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसमें जो सी लेवल होता है उससे नीचे राइस फार्मिंग की जाती है। और ये इंडिया का एक अकेला सिस्टम है जिसके अंदर जो है वेटलैंड्स के अंदर पैडी और फिश फार्मिंग दोनों की जाती है, मछली भी पाली जाती है और चावल भी उगाए जाते हैं। ये सिस्टम जो है एग्रीकल्चरल, फिशरीज और वाटर जो मैनेजमेंट होता है उसको तीनों को इंटीग्रेट करता है, और इसका नाम है कुटनाड बिलो सीवल फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम। और ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स है उसमें इसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुटनाड ये नोट कर लेना आप, कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, केरला में। क्या खास बात है, ये बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग होती है इसमें, बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग। चावल को जो है बिना उसके बिलो सी लेवल जो है राइस फार्मिंग का ये सिस्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो तीन चीजें और है कि जो कुटनाड है ये बहुत ही कम जो प्लेसेस है धरती पर, वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेसेस इन वर्ल्ड, जहाँ पे कल्टीवेशन जो होता है पैडी का वो सी लेवल से 2 से 2.5 मीटर नीचे होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक यूनिक जो है डाइक और कैनाल सिस्टम यूज करते हैं, उसके द्वारा वाटर का जो है, पानी का जो है रेगुलेशन इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, राइस, फिश और वाटर प्लांट्स तीनों को जो है इसमें जो है फार्मिंग की जाती है कि तीनों की। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, गिहास। ये क्या है, तो ये क्या है, ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, और इनका नाम है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। ये क्या करता है, बहुत सारे जो वर्ल्ड में ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स है उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है, और ऐसे सिस्टम जिनमें हाई बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल वैल्यू जिनकी होती है। तो कुटनाड जो है उसको भी डेजिग्नेट किया गया था कुछ सालों पहले। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक जो है बिलो सी लेवल फार्मिंग है, इसलिए अभी फिलहाल करीब 50 के आसपास ऐसी जो है साइट्स है दुनिया के अंदर। ठीक है, जो इस प्रकार के एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें जापान का जो टेरेस्ड राइस फील्ड है वो, इसके अलावा जो पेरू जो है उसके अंदर पोटैटो टेरेसेस होते हैं, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो इस गियास सिस्टम के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इसका अपने को ध्यान रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये उसका सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें दो चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, एक तो यूनिक हो फार्मिंग सिस्टम, यूनिक हो,
दूसरा उसकी कोई बायोडाइवर्सिटी वैल्यू हो, और तीसरा उसकी कोई कल्चरल वैल्यू भी होनी चाहिए। इनके आधार पर ये डिसाइड करता है। तो ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं वो कुटनाड जो राइस जो फार्मिंग सिस्टम होता है वो फुलफिल करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ये अभी हाल ही में बुक जो है लॉन्च हुई थी, वासुदेव देवनानी है, राजस्थान के पॉलिटिशियन है वासुदेव देवनानी। ठीक है, तो ये जो बुक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये बुक है, और ये बुक डेडिकेटेड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और भारत रत्न जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी जन्म शती जो है उसके आधार पर उसको डेडिकेट करके बनाई गई है। ठीक है, तो ये बुक जो है अभी हाल ही में वाइस जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उन्होंने रिलीज की है। ऑथर इसके वासुदेव देवनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, तो ये भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो है 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का उनको मौका मिला। इन्होंने 1998 में भारत में जो है पोखरण 2 जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं वो किए थे। 1977 में इन्होंने जो है जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में लोकसभा में पहली बार पहुंचे थे, और ये कविताएं लिखते थे। तो इनकी जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम मेरी 51 कविताएं हैं, जो कि 1958 में पब्लिश हुई थी। ये भारत के पहले गैर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनको 3 बार ये पद संभालने का मौका मिला। ठीक है, इनके टाइम में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और उसमें इंडिया जो है विजयी रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant that was recently seen in news is located in which country। तो ये जो पावर प्लांट है ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट्स है, और ये जापान में है। इसको जापान की जो सरकार है वापस से लॉन्च करने जा रही है, वापस से स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, तो जापान का जो ये कशियावाजाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको रीस्टार्ट करने का अप्रूवल जो है वहाँ की सरकार ने दिया है। ये प्लांट जो है फुकुशिमा जो डिजास्टर हुआ था वहाँ पे उसके बाद से बंद था। रीस्टार्ट से जापान अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और कॉस्ट कंट्रोल और डीकार्बनाइजेशन जो है उसके ऊपर आगे काम करेगा। ये जो प्लांट है ये टोक्यो से करीब 220 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, और इसकी जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो 8.2 गीगा वॉट है। ठीक है, 2026 तक जो है इसको ये रिस्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहले तो इसी प्लांट के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे दूँ आपको, कि ये वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनमें से एक था, 8.2 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ, और इसको चलाती थी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको। ठीक है, और यही जो कंपनी है यही चलाती थी जो फुकुशिमा दाइची जो है न्यूक्लियर प्लांट उसको भी। अब 2007 में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण इस प्लांट को जो है टेम्परेरीली शट डाउन करना पड़ा था। लेकिन जब फुकुशिमा जो एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में जो है इस प्लांट को भी बंद कर दिया गया था। अब काफी सालों के बाद में जो है वहां पे वापस से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है कि 2011 में एक 9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक और सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जो फुकुशिमा डाइची प्लांट है वो जो है बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ था। और ये जो डिजास्टर था ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉस्टली जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट साबित हुआ था, क्योंकि इसका जो क्लीन अप कॉस्ट थी वो उसमें भी 200 बिलियन से ऊपर, 200 बिलियन डॉलर से ऊपर खर्चा आ गया था। ठीक है, ये पहली बार हुआ था जब किसी न्यूक्लियर मेल्टडाउन के बाद में 1,60,000 लोग जो है परमानेंटली दूसरी जगह पे रिलोकेट होने के लिए मजबूर हो गए थे। जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल होता है जिसमें एक्सीडेंट्स की जो कैपेसिटी होती है उसको आधार पर डिसाइड किया जाता है, तो उसमें इसकी जो रैंक थी वो लेवल जो था वो 7 था। ठीक है, तो लेवल 0 से 7 होता है। ठीक है, और 7 जो होता है वो हाईएस्ट होता है। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर और चेरनोबिल इवेंट, इसके बारे में सुना होगा आपने। ये सिर्फ वर्ल्ड की 2 ही इवेंट है जिनको लेवल 7 जो है दिया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल जो है उस पर लेवल 7 की रेटिंग चेरनोबिल को और फुकुशिमा डाइची डिजास्टर को, इन 2 ही चीजों को दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद में जापान जो है उसने ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सबसे बड़े रिफॉर्म्स अपने वहां पे लागू किए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पीसीवी रिसेंटली इंडक्टेड इन बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये समुद्र प्रताप नाम का जो है पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है उसको इंडक्ट किया गया है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहला जो शिप इंक्लूड किया गया है उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने अपना पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप, उसको अभी हाल ही में इंडक्ट किया है। ये वेसल जो है डिजाइन किया था किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। और समुद्र प्रताप जो है उसमें करीब 30 की CRN-91 गन और 2 इसमें रिमोट कंट्रोल गन्स लगे हैं। इसका 60% जो हिस्सा है वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इसका मेन काम रहेगा मैराइन पोल्यूशन, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट और सर्च और रेस्क्यू। ठीक है, भारत का जो EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसकी सुरक्षा में भी ये काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें आ जाती है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको स्थापित किया गया था 1957 में। इसको पहले वास्को शिपयार्ड बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदल के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, इसने भारत का जो पहला इंडिजिनस मिसाइल बोट है INS विभूति, वो भी 1980s में बनाया था। और ये एशिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से हैं जो वारशिप्स और पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स दोनों बनाती है। ठीक है, 2010 में GSL ने पहली बार इंडियन नेवी के लिए स्टील्थ फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है उनको डिजाइन किया था। और इन कैपेबिलिटीज के लिए जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अवार्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है इंडिया के जो EEZ जो रीजन है उसका भी प्रोटेक्शन में काम आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये क्या होता है, ये करीब 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। ठीक है, समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक जो जोन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, वो होता है भारत का। और इसका जो टोटल एरिया है वो करीब 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और वर्ल्ड में जो है इसका जो पोजीशन है वो 18th रैंक इसकी आती है। 1982 के अंदर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है उसके अंदर लॉ ऑफ सी, जिसको UN क्लॉज बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, UN क्लॉज, ये जो है इसने पहली बार जो है EEZ की जो कंसेप्ट है उसको लीगल रूप दिया था। EEZ में इंडिया को जो है जो स्पेशल राइट्स हैं उसमें मछली पकड़ने के राइट्स होते हैं, माइनिंग के राइट्स होते हैं और मेरीन जो रिसर्च होती है उसका एक्सक्लूसिव राइट जो है इंडिया के पास में होता है। इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये भी दोनों शामिल हैं। ठीक है, इसका प्रोटेक्शन का काम जो है इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है, दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोकेटेड है। ठीक है, ये अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है और ये दुनिया का भी सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये लोकेटेड है एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट के ऊपर जिसको काल्डेरा बोलते हैं। काल्डेरा जो होता है वो क्या होता है, कढ़ाई की तरह जो सिस्टम बन जाता है, एक वोल्केनो जो धरती पर इस तरह से कढ़ाई की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको बोलते हैं काल्डेरा, काल्डेरा। ठीक है, तो ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट जो है उनके ऊपर स्थित है। यहाँ पे जो मेन फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं जो है गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स और फ्यूमरोल्स। ठीक है, यहाँ पे मड पॉट्स भी पाए जाते हैं जिनमें से कीचड़ जो है निकलता रहता है या गीली मिट्टी निकलती रहती है। US जियोलॉजिकल सर्वे जो है वहाँ पे एक जगह है ब्लैक डायमंड पूल, वहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ कि उसने मड इरप्शन की काफी फुटेजेस शेयर की थी जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। ठीक है, तो ये होती है वहाँ की जो हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी है उसकी वजह से मड जो है बाहर निकल के आ जाती है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस जो है, एक्टिव टेक्टोनिक प्रोसेसेस है वहां पे, उसको दिखाती है। और ये अभी हाल ही में इस वजह से न्यूज में था। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज आती है येलोस्टोन काल्डेरा। ज्योग्राफी का कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, येलोस्टोन काल्डेरा। तो ये क्या है, येलोस्टोन काल्डेरा जो है ये अर्थक्वेक स्वाम जो होते हैं 1985 में यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किए गए थे। 3000 से ज्यादा जो है इसमें आफ्टर शॉक हुए थे। ठीक है, ये 70 किलोमीटर करीब चौड़ा काल्डेरा है
और दुनिया के सबसे बड़े जो एक्टिव सुपर वोल्केनोज हैं उन्हीं में से ये एक माना जाता है। इसका जो लास्ट मेजर इरप्शन था वो करीब 6,40,000 साल पहले हुआ था और उसकी वजह से जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी ज्योग्राफी जो है बदल गई थी। इसके अंदर अभी भी मैग्ना चैम्बर्स है जिनका एस्टिमेटेड वॉल्यूम करीब 4,000 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा है और ग्लोबल वोल्केनिक एक्टिविटी जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट इसका नाम है। ठीक है, जो वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स होते हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट, तो इसकी एक बार बात करें तो जो येलो स्टोन हॉटस्पॉट है ये 16 मिलियन साल पहले कोलंबिया रिवर प्लेटू जो है उसके फॉर्मेशन में भी शामिल था। हॉटस्पॉट जो है पैसिफिक प्लेट के सबडक्शंस के जो है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो ये मेंटल है उसका प्लूम होता है, मेंटल प्लूम जिसको बोलते हैं, ये उससे जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जो हॉटस्पॉट है ये मूवमेंट कर रहा है करीब 3 सेंटीमीटर प्रति ईयर के स्पीड से, और जिससे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उससे ये अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड एआई स्टेम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स एज पार्ट ऑफ द विजय पथ प्रोग्राम। विजय पथ जिसमें एआई रखा गया है, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड कर दिया इन्होंने। नाम विजय पथ है लेकिन ए और आई को कैपिटल कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज एआई स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, स्टेम। ठीक है, और रोबोटिक्स, ये सब। तो ये कर्नाटका जो है इसका आंसर होगा। कर्नाटका ने विजय पथ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स में एआई स्टेम और रोबोटिक्स जो है उस पर काम शुरू किया जाएगा। तो इनिशिएटिव जो ये जो इनिशिएटिव है ये कोई साइएंट फाउंडेशन है वहां पे। ठीक है, उसका जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। और दिसंबर 2025 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो विजयनगर के जो कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पे इसका लॉन्च किया गया है जिससे स्टूडेंट्स को जो है फ्यूचर रेडी स्किल्स देना और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कंज्यूमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया एवरी ईयर। तो ये कंज्यूमर्स डे जो है दिसंबर 24 को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। नेशनल कंज्यूमर्स डे हर साल 24 दिसंबर को इंडिया में मनाते हैं। ये दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इस दिन उसको प्रेसिडेंट का जो है एसेंट मिला था, उस दिन ये कानून जो है एक्टिव हो गया था। और ये जो एक्ट है इसने कंज्यूमर राइट्स को मजबूत करने का काम किया है। ये दिन जो है कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस और रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रैक्टिसेस जो है उनको प्रमोट करते हैं। 2025 की एक थीम जो है इसकी वो है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, ये इसका थीम है इस बार का। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो एक्ट है ये भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर लॉ था जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। इस एक्ट के 3 टायर है जो एक क्वासी जुडिशियल मशीनरी जो उसको बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन और फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। 1986 में जब प्रेसिडेंट जैल सिंह थे उन्होंने इस एक्ट को असेंट दिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेस है उसका स्पीडी रिड्रेसल करना। ठीक है, और ये भारत में पहली बार था जब कंज्यूमर राइट्स को जो है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया था। 2019 में इसको कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 2019 जो है उससे रिप्लेस कर दिया गया था जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनोद कुमार शुक्ला हु पास्ड अवे इन दिसंबर 2025 वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये विनोद कुमार शुक्ला जो है लिटरेचर से रिलेटेड थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। हाल ही में उनकी डेथ हुई है। एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो भी जीता था और साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी जीता था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इनका एक उपन्यास था दीवार में एक खिड़की, उसके लिए मिला था। इसके अलावा उनकी जो जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद और एक उपन्यास है नौकर की कमीज, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है। तो हिंदी भाषा के ये कवि थे और साहित्यकार थे और इनके जो कार्य हैं वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये रायपुर में थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे इनका
ही हैज पास्ड अवे एक्चुअली इन December 2025। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों अवार्ड है एक बार उसको देख लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है ये भारत का सबसे सर्वोच्च जो साहित्यिक सम्मान होता है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके जो पहले विजेता थे वो जी शंकरा कुरूप थे। ठीक है, जी शंकरा कुरूप, जी शंकरा कुरूप। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, हु वाज द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, तो जी शंकरा कुरूप। और ये लिखते थे मलयालम में, मलयालम लैंग्वेज जो है उसके साहित्यकार थे जी शंकरा कुरूप। ठीक है, ये पुरस्कार हर साल किसी भारतीय भाषा का जो लेखक होता है उसको दिया जाता है, और भारतीय संविधान की जो 22 मान्यता प्राप्त यानी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक जो शेड्यूल उनमें से एक किसी लैंग्वेज के जो राइटर होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि जो इसकी ट्रॉफी होती है उसमें ज्ञानपीठ लिखा हुआ होता है। ठीक है, साहित्य अकादमी की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी जो अवार्ड है भारत में, ये 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये दूसरा पुराना जो है साहित्यिक पुरस्कार है। इसको भी 24 भाषाओं में दिया जाता है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। ठीक है, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर कई बार हिंदी और अन्य भाषाओं के जो लेखक हैं उनको भी रखा गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है वो इसके कभी किसी टाइम में जो है वो इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और ये और ज्ञानपीठ अवार्ड में ये फर्क है कि ये इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी साहित्य अकादमी में शामिल होती है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द 26th सिटी इन इंडिया टू हैव एन ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क। तो भोपाल के साथ में अब हमारे पास में पूरे देश में 26 जगह ऐसी है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चल रही है। भोपाल इसमें लेटेस्ट है। भोपाल भारत का 26वां शहर है जहाँ पे ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है, और भोपाल मेट्रो जो है उसको कुल 30 किलोमीटर लंबा है। इसमें 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ये मेट्रो जो है वहाँ की जो अर्बन ट्रेवल है उसको फास्टर, क्लीनर और कन्वीनियंट बनाता है। इसका मकसद जो है वो है स्मार्ट, ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये आज के टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, विच इज द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहीं